अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने थोड़ा सा आइडिया देखा कि किस तरह से लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो लॉजिस्टिक या सिग्मॉइड फंक्शन को यूज़ करते हुए क्लासिफिकेशन जो है उसके लिए उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम कॉस्ट फंक्शन को देखेंगे जो कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए यूज़ होता है, और दूसरा हम ओवरफिटिंग को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन के हवाले से। तो कॉस्ट फंक्शन जो है हमने देखा लीनियर रिग्रेशन के अंदर कि कॉस्ट फंक्शन इस तरह से हम बनाते हैं कि हम जो हाइपोथेसिस का जो प्रेडिक्शन होती है और जो एक्चुअल लेबल होता है उनका डिफरेंस ले लेते हैं और उसका स्क्वायर ले लेते हैं। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जस्ट ये किया है कि मैं जो 1/2 है उसको समेशन के अंदर ले आया हूँ, ठीक है। तो और इसको मैं फर्दर जो है इस तरह से लिख सकता हूँ। सो बेसिकली मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि मैंने किसी तरीके से ये कॉस्ट जो है ये निकाली, ठीक है, और इसका मैंने सम किया फॉर ऑल द m एग्जांपल्स, और देन उसको मैंने एवरेज लेने के लिए टोटल नंबर ऑफ़ एग्जांपल से डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब ये जो कॉस्ट फंक्शन है ये हमने ये देखा था कि लीनियर रिग्रेशन के केस में हमारा जो कॉस्ट फंक्शन है वो एक कन्वेक्स शेप में होता है, ठीक है। लेकिन कन्वेक्स फंक्शन क्या होता है? कन्वेक्स फंक्शन सिंपली इस तरह से होता है कि एक जिसका एक ही मिनिमा होता है उसको हम कन्वेक्स फंक्शन कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है उसमें जो फंक्शन है या उसका जो कॉस्ट फंक्शन है, क्योंकि उसमें हमने देखा कि सिग्मॉइड या लॉजिस्टिक फंक्शन यूज़ हो रहा है, तो वो जो है वो कन्वेक्स फंक्शन नहीं होता। अगर उसके लिए हम यही वाली इक्वेशन यूज़ करें उसकी कॉस्ट निकालने के लिए, तो वो कुछ इस तरह से जो है वो बनेगा फंक्शन, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि उसके काफ़ी सारे लोकल मिनिमाज होंगे और हमारा ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम जो है उस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। तो हमें कुछ डिफरेंट जो है वो कॉस्ट फंक्शन बनाना पड़ेगा ताकि हमारा ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम उस पर प्रॉपरली काम कर सके। इसके लिए हम जो कॉस्ट फंक्शन यूज़ करते हैं दैट इज़ बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है। बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी क्या है? सिंपली कि हम गिवन द वैल्यू ऑफ द लेबल, अगर वैल्यू 1 है तो उसके लिए हम माइनस लॉग एच एफ एक्स यूज़ करते हैं, और अगर y की वैल्यू जो है वो 0 है तो उसके लिए माइनस लॉग 1 माइनस एच एफ एक्स जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये हमारा कॉस्ट फंक्शन होगा। इसको थोड़ा सा हम जो है वो समझ लेते हैं यहाँ पे कि क्या बेसिकली आइडिया है। लेट्स से हम y इज़ इक्वल टू 1 के लिए जो है वो कॉस्ट निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये पीस वाइज फंक्शन हमने क्यों बनाया है? हम इसके पहले पार्ट को देखते हैं। पहले ये जो पहला पार्ट है इसका माइनस लॉग एच एफ एक्स, ये माइनस लॉग एच एफ एक्स को अगर आप प्लॉट करें इसको फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एच एफ एक्स, तो ये क्या करता है कि जैसे जैसे वैल्यू इसकी जो है वो 1 के करीब आती है, जैसे जैसे जो है वो कॉस्ट जो है वो बढ़ती है। यहाँ पे ये हमारी कॉस्ट है। तो कॉस्ट फंक्शन के अंदर कॉस्ट जो है यहाँ पे कह लें कि ये इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, प्लस इन्फिनिटी। तो जैसे जैसे ये इन्फिनिटी की तरफ जाती है वैसे वैसे इसकी जो हमारा ये वाला लॉग, ये जो माइनस लॉग एच एफ एक्स है, ये भी इन्फिनिटी की तरफ इसकी भी वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जाती है। लेकिन जैसे जैसे ये ज़ीरो की तरफ आती है कॉस्ट, वैसे वैसे ये जो एच एफ एक्स है इसकी वैल्यू जो है वो 1 की तरफ आती है, ठीक है। यानी कि कह लें कि इनका जो रिलेशनशिप है कुछ इस तरह से है कि 1 के करीब जो कॉस्ट है वो 0 होगी, और जैसे जैसे कॉस्ट जो है वो उसकी जो माइनस लॉग एच एफ एक्स है उसकी वैल्यू 0 की तरफ जाएगी, वैसे वैसे जो इस फंक्शन की वैल्यू है वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। तो इस तरह से ये वाला ऊपर वाला पार्ट जो है ये इस हवाले से यूज़ होता है कि हमारी जो वैल्यू है वो जो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम है वो ये कोशिश करेगा कि वो इसकी वैल्यू को 0 के करीब लेके आए, यानी कि यहाँ पे लेके आए, ठीक है। तो यही हम चाह रहे होते हैं कि क्योंकि इसका जो वैल्यू है हम चाह रहे हैं कि इसकी प्रेडिक्शन 1 हो। तो प्रेडिक्शन 1 तभी हो सकती है जब इसकी कॉस्ट कम से कम हो, ठीक है। तो ये पहला पार्ट हो गया हमारा। दूसरा जो पार्ट है
उसको अगर आप प्लॉट करें तो उसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह से बनती है कि ज़ीरो के पास जो है वो इसकी वैल्यू भी ज़ीरो को अप्रोच करती है, लेकिन जैसे जैसे वो 1 के करीब जाता है तो उसकी वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करती है। ठीक है, तो इन दोनों फंक्शंस को मिला के हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन के कॉस्ट फंक्शन के तौर पे यूज़ करते हैं, और इन दोनों को हम पीस वाइज लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इनको कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमने इन दो पीस वाइज फंक्शंस को यहाँ पे पुट कर दिया है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जी ये एक इक्वेशन कैसे बन गई। तो ये एक इक्वेशन कैसे बनी कि जब हमारे पास पहली चीज़ तो ये है कि ये माइनस जो है वो हम बाहर ले आए हैं यहाँ पे, ठीक है, माइनस स्टार्ट पे आ गया। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जब y की वैल्यू 1 होगी तो ये 1 माइनस 1 ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन। और ये क्योंकि y की वैल्यू 1 होगी तो ये 1 ही रह जाएगा, तो ये सिर्फ ऊपर वाला पार्ट जो है ये बच जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जब y की वैल्यू 0 होगी तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरे का पूरा पार्ट जो है ये कैंसिल हो जाएगा, और सिर्फ ये वाला पार्ट जो है रह जाएगा, क्योंकि ये 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट सिर्फ जो है वो अप्लाई होगा। तो इस तरह से सिंपल इस एक इक्वेशन से हम ये पूरा जो पीस वाइज फंक्शन है उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो इसको हम बेसिकली कहते हैं बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। ठीक है, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस। तो ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस जो है वो यूज़ होता है। अच्छा, अब इसके पैरामीटर्स हम कैसे फाइंड करते हैं? इसके लिए हम ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम जो है वो यूज़ करते हैं। ग्रेडियंट डिसेंट का एल्गोरिदम जो है उसमें वही आइडिया है कि रिपीट अंटिल कन्वर्जेंस, और उसमें जो हमारा जो डेरिवेटिव है वो बेसिकली ये होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके लिए डेरिवेटिव लिख दिया। हम आज दो जो इम्प्लीमेंटेशन है वो sklearn लाइब्रेरी के अंदर ही करेंगे, और उसमें हमें ये डेरिवेटिव्स वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जस्ट मेरा यहाँ पे मकसद आपको आइडिया देना था कि जैसे लीनियर रिग्रेशन के अंदर हम ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ करते हैं, सेम इज़ द केस हेयर, उसी तरह से हम यहाँ पे भी ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम को यूज़ करके अपने जो ऑप्टिमल पैरामीटर की वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, फाइनली ओवरफिटिंग को हम देखते हैं। ओवरफिटिंग जो है, ओवरफिटिंग को जैसे हमने लीनियर रिग्रेशन के हवाले से समझा, और जैसे हमने ये देखा कि उसके लिए लीनियर रिग्रेशन के अंदर L1 और L2 रेगुलराइजेशन यूज़ होती है, तो यहाँ पे भी उसकी जो पेनल्टी है वो L1 और L2 दोनों तरह की जो है वो यूज़ होती है। और उसमें भी सेम वही आइडिया है कि हम जो पैरामीटर्स हैं उनको स्क्वायर लेके सम कर लेते हैं, और उसमें एक जो रेगुलराइजेशन पैरामीटर है, इसमें जो रेगुलराइजेशन पैरामीटर है वो C होता है, जो कि हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर भी देखेंगे। अब यहाँ पे ये वो जो पिछला हमने लीनियर रिग्रेशन के केस में रेगुलराइजेशन पैरामीटर देखा था लैम्डा, ये मैंने आपको बताया था कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो होती है sklearn के अंदर वो अल्फ़ा के नाम से है। तो उसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा आप रेगुलराइजेशन जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन C का जो पैरामीटर है इसकी वैल्यू इसका डिफरेंट है, इसका अपोजिट है इससे। इसमें जितनी ज़्यादा रेगुलराइजेशन आप देना चाह रहे होते हैं C की, आपने उतनी ही छोटी वैल्यू जो है वो रखनी होती है। तो यहाँ पे आप इसको समझने के लिए 3 डिफरेंट हाइपोथेसिस आपके सामने हैं, और ये G जो है ये सिग्मॉइड फंक्शन है हमारा। तो यहाँ पे ये पहला जो है ये एक काइंड ऑफ लीनियर कम्बिनेशन बन रहे हैं। तो ये लीनियर कम्बिनेशन में क्या करेगा कि ये एक लाइन की मदद से इस डाटा को सेपरेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये लाइन की मदद से, एक स्ट्रेट लाइन की मदद से सेपरेट करेगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन यहाँ पे, कि ये वाली एग्जांपल्स जो हैं वो एक क्लास से बिलोंग करती हैं और ये वाली एग्जांपल जो है वो दूसरी क्लास से बिलोंग करती हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल जो हैं वो मिसक्लासीफाई भी हो रही हैं। तो ये एग्जांपल है अंडर फिटिंग की, या इस यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें बायस जो है वो हाई है। ठीक है, और ये जो है जिसमें हमने थोड़ा सा उसमें डिग्री 2 जो है वो यूज़ की है पोलिनोमियल की, तो ये कुछ इस तरह से एक जो है वो बनेगा। और इसी तरह से
जैसे जैसे हम डिग्री बढ़ाते जाएंगे तो इसमें ओवरफिटिंग हो जाएगी। इसमें ओवरफिटिंग किस तरह से होगी कि ये एक एक एग्जांपल्स को परफेक्टली क्लासीफाई तो कर लेगा ट्रेनिंग डाटा पे, लेकिन इसकी जनरलाइजेशन जो है वो ख़राब हो जाएगी। अनसीन एग्जांपल्स पे ये इतना अच्छा प्रेडिक्शन नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पे ये ओवरफिटिंग यहाँ पे हो गई है, ठीक है। तो ओवरफिटिंग या वेरिएंस हम कह सकते हैं कि हाई हो गई है। तो हमने ओवरफिटिंग या वेरिएंस इन दोनों चीज़ों से बचना होता है, और हमने इस तरह की मिडिल वाली ऑप्शन जो है वो ढूंढनी होती है अपने हाइपोथेसिस स्पेस के अंदर। तो हमारे लिए बेहतर यही है कि हम जो L1 या L2 रेगुलराइजेशन जो है वो यूज़ करें। sklearn के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो L2 रेगुलराइजेशन जो है वो अवेलेबल है, और उसको हम देखेंगे अपनी लैब के अंदर कि किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं और किस तरह से हम C की वैल्यू को चेंज करके अपनी जो मॉडल है उसकी परफॉर्मेंस को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं।